चलिए, तो आपका जो टॉपिक था अभ्युदय योजना के अंतर्गत आपका जो नीट का जो बैच है उसका टॉपिक था लोकोमोशन और मूवमेंट। ठीक, लोकोमोशन और मूवमेंट में आपने पिछले टॉपिक में कुछ चीज़ें समझी थी, जैसे आपको डेफिनेशन वगैरह बताई गई थी, लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पीछे से लोकोमोशन और मूवमेंट का। हम आप लोग जब मूवमेंट की बात करते हैं यानी कि हम आप लोग किसकी बात, गमन की बात कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं मोशन की, गति की बात कर लेते हैं आप जब, तो उसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की जो पोजीशन का क्या होना, चेंज होना। किस चीज़ का चेंज होना? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को चेंज होना। याद करिएगा, बॉडी चेंज नहीं होना है, बॉडी आप उस ऑर्गेनिज्म की पोजीशन चेंज नहीं करेगी, केवल क्या करेगा, बॉडी पार्ट्स पोजीशन चेंज करेगा। या तो प्लेस कह लीजिए या पोजीशन कह लीजिए, दो में से कोई भी चीज। मान लीजिए सपोज करिए हम आप लोग बैठे हैं और अपने हाथ पैर में मूवमेंट कर रहे हैं, हिला डुला रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो हमारी बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करे, बॉडी का एक पार्ट क्या कर रहा है, वो एक फिक्स समय पर बॉडी में अपनी मोशन को या कह सकते मूवमेंट को कर रहा है, जिसके कारण उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। आप उसी जगह है, ऑर्गेनिज्म उसी जगह है, केवल उसका बॉडी पार्ट्स क्या कर रहा है, वो अपना प्लेस या आप कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। उसी को हम आप लोग क्या कह देते हैं, मूवमेंट। अब लोकोमोशन क्या है, तो मैंने आपको बताया था उसी मूवमेंट का ही एक पार्ट है क्या, लोकोमोशन। अब मूवमेंट का पार्ट कैसे लोकोमोशन, तो आप जानते हैं जब हम आप लोग मूवमेंट करेंगे तभी लोकोमोशन होगा। लोकोमोशन का मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का क्या करना, पूरी बॉडी का एक प्लेस या पोजीशन को क्या कर देना, चेंज कर देना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का एक स्थान से पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंच जाना क्या कहलाता है, लोकोमोशन, जिसको आप गमन भी कह देते हैं, है ना, संचलन, सॉरी, जिसको आप लोग कह देते हैं, मतलब जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो आपका क्या कहलाता है, लोकोमोशन। तो इसका मतलब जब हम आप लोग लोकोमोशन करेंगे या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। भाई हमारे बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करेंगे तभी तो हम एक जगह से कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह। सपोज करिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो कौन से पार्ट, पैरों की जरूरत पड़ेगी, पैरों की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, है ना, उसके साथ स्केलेटल सिस्टम आपका मूव करेगा, तो आप एक स्थान से कहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब आपके बॉडी पार्ट्स ने क्या की, मूवमेंट की, और एक स्थान से आपको कहाँ पहुंचा दिया। तो है वो बेसिकली मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट का एक पार्ट है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी ने अपना स्थान या पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। बात क्लियर? तो वो आपका क्या होता है, लोकोमोशन। मैंने आपको बताया था लोकोमोशन की जब आप बात करते हैं तो आपको याद रखना है लोकोमोशन कौन सी मसल्स करती है, या किन में लोकोमोशन होता है, किन मसल्स के थ्रू लोकोमोशन। तो आपने, मैंने बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था मसल्स के टाइप्स ऑफ मसल्स, तो आप लोगों को बताया था मसल्स कितने टाइप की बताई थी, हाँ 3 टाइप की, यानी कि 3 प्रकार की मसल्स जो आपकी मसल्स होती हैं, यानी कि पेशियां, उनके कितने टाइप्स थे, 3। अब आपको तीनों टाइप्स के मसल, मैंने उस समय यहीं पर वो आपका टॉपिक बंद किया था, मसल्स जो 3 होती है वो कौन कौन सी, तो आप लोगों ने पढ़ा है। पहली जो आपकी मसल्स होती है उसको हम आप लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स, ठीक। दूसरी कौन सी, विसरल मसल्स, और तीसरी कौन सी, कार्डियक मसल्स। तो मसल्स कितनी हो गई आपकी, 3, यानी कि 3 प्रकार की मसल। पहली स्केलेटल मसल्स, दूसरा विसरल मसल, और तीसरा कौन सा, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल जो मसल्स है उसको ही आप ऐसे कह लीजिए कि उसको ऐच्छिक मसल्स कहते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स, जो वॉलेंट्री होती है, जिस पर हम आप लोगों का क्या होता है, हम आप लोगों की आप कह सकते हैं इच्छा का प्रभाव पड़ता है, जब हम चाहें तब वो क्या करेंगे, एक
कौन सी मसल्स? 3 प्रकार की मसल्स, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स क्या है? तो आपको ऐसे समझना है, स्केलेटल मसल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? वॉलेंट्री मसल्स। कौन सी मसल्स? वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वो मसल्स इसलिए वॉलेंट्री कहलाती है क्योंकि उन पर जीवधारी की, आप कह सकते हैं, इच्छा का प्रभाव पड़ता है। वो जब चाहेगा तब वो मसल्स क्या करेंगी? वर्क करेंगी। जब नहीं चाहेगा वो क्या हो जाएंगी? रेस्ट में चली जाती है। बात क्लियर? जिसको हम आप लोग ऐच्छिक मसल्स कह देते हैं, जिस पर जंतुओं की इच्छा का प्रभाव हो। अब ऐसी मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो मैं आपको बताया था, जो आपके क्या पाए जाते हैं? उपांग होते हैं, अपेंडेज, जिसको आप लिम्ब भी कह सकते हैं, यानी हाथ और पैरों की मसल्स। अब हाथ और पैरों की मसल्स वॉलेंटरी क्यों है? तो उसके पीछे मैंने आपको बताया था क्योंकि वो मसल्स जो आपकी होती हैं वो आपके स्केलेटल सिस्टम से, आप कह सकते हैं बोन से क्या रहती है? अटैच होती है। अब अटैच होती है तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि ये बोन से, मान लीजिए ऐसे सपोज करिए ये बोन है एक, ये। अब इस बोन का यहाँ पर मान लीजिए बोन्स के ऊपर एक मसल्स है ऐसे, ये आपका ये मसल्स हो गई। अब ये मसल्स इस बोन से क्या है? कनेक्ट होगी, टच होगी, तभी तो जब मसल मूव करेगी तब ये मूव करेगा। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो मूवमेंट कैसे होगी दोनों की? वो अलग मूवमेंट करेगा, ये अपना मूवमेंट ही नहीं करेगा। जब दोनों जुड़े होंगे तभी आपस में क्या होगा? मूवमेंट। अब जब जुड़े होंगे तो किसके द्वारा जुड़े होंगे? तो आप जानते हैं कि इनको जोड़ने वाला टेंडन होता है। कौन पाया जाता है? टेंडन नाम का फाइबर पाया जाता है। ये टेंडन लगे होते हैं जो मसल को किसके साथ ज्वाइन करते हैं? बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। अब यदि आपके न्यूरल नर्वस सिस्टम ने मैसेज दिया किसको? मसल्स को, कि मूव करना है, तो मसल्स क्या करेगी? कांटेक्ट करेगी, मूव करेगी। लेकिन उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? बोन। तो साथ में किसमें भी मूवमेंट होगी? बोन में। आपको जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपके हाथ की बोन्स होती हैं ऐसे, मान लीजिए किसी भी प्रकार का आप इसको बना लीजिएगा ऐसे, मान लीजिए ये, तो ये मसल्स जो आपकी होगी ये आपकी इससे अटैच रहती है। दूसरी वाली जो आपकी है, मान लीजिए ये बोन से इधर ये लिगामेंट टच है, ये इधर लिगामेंट टच है। बात समझिए? और जैसे ही इसको मैसेज मिला कि आपको कांटेक्ट करना है, जैसे बाइसेप्स की मसल्स होती है, ये किसकी मसल्स? मान लीजिए बाइसेप्स की। अब बाइसेप्स को मैसेज आया कि आपको क्या करना है? कांटेक्ट करना, हाथ ऊपर करना है। तो ये मसल्स में जब मूवमेंट होगी तो ये जो फाइबर है जिसको टेंडन बोलते हैं, ये जब कांटेक्ट होगी तो ये जो फाइबर ये भी क्या होंगे? खींचेंगे ऊपर। और जब खींचेंगे तो इसके साथ क्या जुड़ी हुई है? बोन। ये आगे जिसको आप रेडियो अल्ना कहते हैं, तो वो भी खींचेगी तो ये कहाँ की ओर जाएगा? ऊपर की ओर। तो आपका हाथ सिंपली क्या करेगा? मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। बात क्लियर? तो इसका मतलब कि आपने जो चाहा अपने हाथ को मूव करना, तो वो आपकी इच्छा अनुसार हुआ। तो जो मसल्स उस काम को करेंगी वो कौन सी मसल्स? वॉलेंट्री हो गई। अब वॉलेंट्री है तो उसमें आपका बोन्स भी साथ ले, आपका कहते हैं स्केलेटन भी साथ भाग ले रहा है, लेकिन उन दोनों को जोड़ने वाला कौन? टेंडन। तो टेंडन के कारण मसल्स और बोन्स एक साथ क्या करती है? एक साथ मूवमेंट कर रही है। तो वो जो आपका मूवमेंट है जो आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी प्रकार की मसल्स है? स्केलेटल मसल्स, क्योंकि स्केलेटन से जुड़ी हुई है। और कैसी है? आपकी इच्छा अनुसार काम कर रही है, इसलिए वॉलेंट्री है। और इन्हीं को आप लोग आगे पढ़ेंगे, इन्हीं को क्या भी कहा जाता है? स्ट्रिएटेड मसल्स। कौन सी मसल्स? स्ट्रिएटेड मसल्स। अब स्ट्रिएटेड मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि इनमें डार्क और लाइट कलर के क्या पाए जाते हैं? बैंड पाए जाते हैं, पट्टियां स्ट्रिप टाइप की पाई जाती है। तो इनको हम आप लोग रेखित पेशियां जिनको आप लोग कह देते हैं। बात क्लियर है? दूसरी कौन सी है? विसरल मसल। विसरल मतलब हिंदी में विसरल को कहा जाता है अंतरांग, मतलब आपकी बॉडी के जो अंदर के अंग है। जैसे आपका सपोज करिए स्टमक है, आपके मान लीजिए ईसोफेगस है, या आपको मान लीजिए किडनी है, कोई भी आपका जो इंटरनल ऑर्गन है जिसको आप विसरल ऑर्गन कहते हैं, उसमें जो आपकी मसल्स हैं वो आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो मसल्स आपकी स्केलेटन से जुड़ी हुई नहीं होती। बात क्लियर? तो जब वो मूव करती है तो वो अपने आप अकॉर्डिंग मूव करती है, आपके इंटरनल ऑर्गन के मैसेज के थ्रू काम करती है, इसलिए वो क्या कहलाती है? आंतरिक अंगों में है तो विसरल है, लेकिन उनका काम कैसा है? इनवॉलेंट्री। कैसा है?
इनवॉलेंट्री, तो उनको हम आप लोग क्या भी कह देंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स। लेकिन ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं तो इनमें किसी भी प्रकार के आपके डार्क और लाइट कलर के बैंड नहीं होते। और जब डार्क और आप कह सकते लाइट कलर के बैंड नहीं होते तो इसका मतलब ये क्या नहीं होती, स्ट्रिएटेड नहीं होती, तो क्या कहा जाता है, देख, तो इनको हम आप लोग अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कह सकते हैं। क्या कह देंगे, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। इतना क्लियर है। तो ये आपकी सेकंड मसल्स हो गई जिनको आप अनैच्छिक पेशियां भी कह देते हैं। तीसरा कौन सा, कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स क्या है, कार्डियक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो 24/7 क्या करती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है। मतलब आप कह सकते हैं संकुचन और अनुशीतलन करती रहती है। और इसी के कारण आपका हार्ट क्या होता रहता है, पंप करता रहता है। देख, तो ये जो आपकी है ये आपकी स्पेशल टाइप की मसल्स है। लेकिन जब आप इन मसल्स को आप देखेंगे आगे, जब आपको बताएंगे, तो इनको देखने पर ये कैसी दिखाई देंगी, स्ट्रिएटेड। क्यों, क्योंकि इनमें क्या पाए जाती है, बैंड पाए जाते हैं डार्क और लाइट कलर के। लेकिन फंक्शन के आधार पर ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री, क्योंकि इन पर आपकी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं है। अब आपका हार्ट है, हार्ट में पेशियां ये पाई जाती, तो क्या आप अपने हार्ट को रोक सकते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए हार्ट को रोक लें फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप हार्ट को क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। इसका मतलब कि उनका काम कैसा है, इनवॉलेंट्री, लेकिन देखने पर स्ट्रक्चरली वो कैसी है, वॉलेंट्री, या आप कह सकते हैं स्ट्रिएटेड। सॉरी, बात क्लियर। तो वो आपकी स्पेशल मसल्स कौन सी मसल्स है, कार्डियक मसल्स। याद जाएगा, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसी है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसी है, स्ट्रिएटेड है। और फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसी है, इनवॉलेंट्री या अनस्ट्रिएटेड है। आप ऐसे कह लीजिए, ठीक। आप इसको वॉलेंट्री भी लिख सकते हैं, वॉलेंट्री। और ये अनस्ट्रिएटेड, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इनवॉलेंट्री होती है। बात क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर पर स्ट्रिएटेड है लेकिन आपका फंक्शन के आधार पर क्या है, अनस्ट्रिएटेड, या आप कह सकते हैं देखने पर वॉलेंट्री और कार्य के आधार पर कैसी, इनवॉलेंट्री। बात क्लियर। तो कितने प्रकार की मसल्स हुई, 3 प्रकार की। लेकिन आप लोगों को लोकोमोशन पढ़ना है, इसका मतलब आपको ये समझना है लोकोमोशन की प्रोसेस की होती कैसे है, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और मसल्स कैसे रिलैक्स करती है, मतलब अनुशीतलन और संकुचन कैसे होता है। तो वो आपकी कौन सी मसल्स में पढ़ना है आपको, कौन सी वाली, स्केलेटल मसल्स। तो आप मसल्स का जब नाम लेते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा मसल्स मतलब क्या है, मसल्स मतलब एक बंडल, मान लीजिए बड़ा सा एक गट्ठर टाइप का, जैसे लकड़ियों पे इकट्ठा कर लिया जाता है। अगर एक मसल्स की हम आप लोग बात करेंगे कि मसल्स क्या होती हैं, तो मसल्स मान लीजिए लकड़ियों का जैसे क्या होता है, गट्ठर होता है जिसमें बहुत सारी क्या लगी होती है, लकड़ियां एक साथ बांध दी जाती, तो वो जो गट्ठर बन जाता है उसी को हम आप लोग क्या कह देते हैं, मसल्स। जैसे किसी भी एक मसल्स को ले लीजिए आप, उसको साफ करने बाद जैसे एक मसल्स का स्ट्रक्चर बना लीजिए कॉमन सा। देखिए ये आपका एनसीईआरटी में भी मसल्स का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग थोड़ा सा समझेंगे इसको मसल्स है क्या। देखिए मान लीजिए कोई एक मसल है ऐसे, इस मसल्स का हम एक छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए ले लें कि मसल दिखती कैसी है, तो जो स्ट्रक्चर उसमें बना है वो कुछ इस प्रकार का बन दिया हुआ है कि हम एक काट के पीस से उसका देखेंगे अगर इधर बीच से कि मसल कैसी है, तो आपको दिखेगा। इसको थोड़ा सा और ऐसे बना लीजिएगा, इस प्रकार गोल टाइप का, ये ऐसे, ये इसको आपको समझना है। ये मान लीजिए मसल्स हमने बीच से काटी और सामने करके उसको देखेंगे इसके अंदर है क्या, आखिर मसल्स कैसा दिखता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इधर ऐसे बीच बीच में ये इस प्रकार के आपको गट्ठर टाइप के, बंडल टाइप के अंदर डले हुए दिखाई देंगे इधर पर, ये ऐसे, ठीक। और इनके अंदर क्या दिखेंगे आपको, ये ऐसे छोटे छोटे बंडल दिखेंगे ऐसे, इस प्रकार ये, ठीक। ऐसे सब में मान लीजिए ऐसे इधर, और ये जो आपका खाली एरिया है तो इसमें आप ऐसे मान लीजिए
कि इसमें आपके क्या भरे हुए हैं, एक मटेरियल पूरे में ये भरा हुआ होगा, ये इधर ऐसे। तो ये इस प्रकार का कुछ दिखता है कि जैसे कई सारे लकड़ियों के बंडल इकट्ठे बनाकर और इसमें क्या कर दिए गए, पिरो दिए गए। बात क्लियर। तो इनको जब हम आप लोग पढ़ते हैं उसमें, तो इसमें नाम दिया जाता है कि सबसे पहले देखिए ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है, ये इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एपीमाइसियम। क्या बोला जाएगा, एपीमाइसियम। याद रखिएगा कौन है एपीमाइसियम, मसल का जो सबसे क्या है ऊपरी स्ट्रक्चर जो लेयर उसको कवर किए उसे क्या बोलेंगे, वो एपीमाइसियम। मतलब मसल का सबसे ऊपरी जो पार्ट जो उसको कवर किए लेयर उसको क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। बात क्लियर। और एपीमाइसियम के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इधर इसको कवर किए हैं, इसको इस लेयर को क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। क्या बोला जाता है, पेरीमाइसियम। याद रखिएगा एक हो गई एपीमाइसियम जो पूरी मसल को कवर किए, समझ जाइएगा। उसके अंदर जो आपका पार्ट है, देख उस पार्ट के ऊपर जो कवरिंग है वो कौन सी है, वो पेरीमाइसियम। बात क्लियर। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो अंदर बंडल आप देख रहे हैं, ये इसको भी तो एक लेयर घेरे है ना चारों तरफ से कवर, उस कवर को क्या कहेंगे, एंडोमाइसियम। क्या कहा जाएगा, एंडोमाइसियम। इतनी बात क्लियर है। फिर से एक बार समझेंगे, सबसे ऊपरी जो आवरण है जो आपका लेयर है वो क्या है, आपका एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के अंदर जो आप बंडल देख रहे हैं उनकी कवरिंग जो है लेयर है ऊपरी, उसको क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। और उनके अंदर जो आपके बंडल पतले पतले डले हुए हैं, रेसे हैं जो फाइबर टाइप के, उनके ऊपर जो आपकी लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। आप एक बार ऐसे समझ लेंगे कि पूरी मसल्स के ऊपर पेरीमाइसियम, उसके अंदर जो बंडल है कवर किए है वो पेरीमाइसियम, और उसके अंदर जो बंडल है उसको जो कवर किए वो क्या है, वो एंडोमाइसियम। बात क्लियर है इतना। लेकिन एनसीईआरटी में इन तीनों का कहीं जिक्र नहीं है, तीनों का इनमें नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, याद रखिएगा। और जब एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आपको इनको याद करो या ना करो कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो जरूरी है। इतनी बात क्लियर है ना। ये कहीं भी आपको एनसीईआरटी में एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम नाम का उस स्ट्रक्चर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिक्र ही नहीं है। तो फिर कहेंगे सर फिर क्या है, तो अब आपको समझना है। इतनी बात क्लियर है। अब इसको थोड़ी देर के लिए साफ कर देंगे ना। देखिए इसमें है क्या, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम मान लीजिए एक को, अब इसको समझेंगे कि अंदर क्या है। तो इसको एक को किसी को खींच लीजिए बाहर, भाई ऐसे रेसे टाइप डंडे टाइप की आप डली है, इसमें से किसी एक को खींच लीजिए बाहर। ऐसे मान लीजिए हमने इसको खींच लिया ऐसे, ये तो ये जो आपको देख रहे हैं ये, इनको आपको समझना है कि ये है कौन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो अंदर भरे हुए हैं, ये जो मसल्स के बंडल हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, फेसिकल। क्या बोला जाता है, फेसिकल्स, या इनको क्या कहा जाता है, मसल्स बंडल। क्या कह दिया जाएगा, मसल्स बंडल। कौन है फेसिकल्स, जो इस मसल्स के अंदर ये जो बंडल आपको दिख रहे हैं, इन बंडलों को क्या बोलेंगे, फेसिकल, या उन्हीं को क्या कह देते हैं, मसल्स बंडल। बात क्लियर। यानी कि मसल्स का पूरा क्या है, गट्ठा बंडल है। अब उस बंडल के अंदर आप देखेंगे जो छोटे छोटे आपके डले हैं, ये लकड़ी टाइप में, ये गोल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, तो हम आप लोग इसको बोलते हैं क्या, मसल्स फाइबर। क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर है। ये जो आपके एक एक डले हैं ये क्या है, मसल्स फाइबर। याद जाएगा। सबसे बाहर क्या है, ये जो भरा है मटेरियल जिसके अंदर ये बंडल डले हैं, इसका नाम याद रखिए, इसको कहते हैं आपके फेसिया। क्या कहा जाता है, फेसिया कहा जाता है। तो ये जो भी भरा हुआ है ना, ये वास्तव में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सिंपल टाइप के जो भरे होते हैं अंदर, उस पूरे कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोला जाता है, पार्ट को फेसिया कहा जाता है। और फेसिया के अंदर ये जो बंडल डले हुए हैं ये क्या है, ये फेसिकल है। और फेसिकल्स का ही दूसरा नाम क्या है, मसल्स बंडल। इतनी बात क्लियर। और मसल्स बंडल के अंदर जो जो आपको डले हुए रेसे, जैसे धागा जो मैंने एक निकाला, इसको क्या बोला जाता है, मसल्स फाइबर। ये मसल्स आपका क्या हो गया, फाइबर। इसी को ही क्या कहा जाता है,
मायोफाइबर भी कह देते कई बार। क्या कह दिया जाता है? मायोफाइबर, मसल फाइबर या मायोफाइबर कह लीजिए। अब लेकिन क्या ये तो इसके अंदर भी आप देखेंगे तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर अंदर धसे हुए होते हैं। जैसे ये धसे, ऐसे इनके अंदर भी कई सारे स्ट्रक्चर धसे होते हैं। जब इनको आप निकालेंगे बाहर तो वो जो आपके निकल कर आते हैं उनको कहा जाता है क्या? मायोफाइब्रिल। क्या कहलाता है? मायोफाइब्रिल। और इसी मायोफाइब्रिल को क्या कहा जाता है? मसल सेल्स। क्या कहा जाता है? मसल सेल। एक मसल सेल्स क्या है? मसल सेल। एक मसल सेल का मतलब क्या है? मायोफाइब्रिल। और आप जब बात कर रहे होते हैं ना कि स्ट्रिएटेड होती हैं और अनस्ट्रिएटेड होती है, तो आपने क्या देखा, कहाँ देखा कि स्ट्रिएटेड होती है? इन्हीं के ऊपर क्या पाए जाते हैं? डार्क कलर की और लाइट कलर की क्या पाई जाती है? वो बैंड जो आपके होते हैं। बात क्लियर? तो इनके आधार पर हम तय करते हैं कि किन में लाइट और डार्क कलर के क्या है? बैंड है। जिनमें होंगे वो क्या है? वॉलेंट्री। और जिनमें नहीं होंगे वो क्या है? इनवॉलेंट्री या अनस्ट्रिएटेड। बात क्लियर? तो ये तो एक बार इसको फिर से आप रिवाइज करेंगे शुरू से अंदर तक, क्योंकि आपको अंदर घुसते जाना है एक एक करके। तो दिमाग में एक बार रिवाइज करेंगे। मसल्स क्या है? मसल्स एक प्रकार का गट्ठर मान लीजिए। उस पूरे गट्ठर में क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? फेसिया नाम के कनेक्टिव टिश्यू से बना है पूरा मान लीजिए। उस कनेक्टिव टिश्यू यानी फेसिया के अंदर क्या डले हुए हैं? फेसिकल, जिनको हम क्या भी कह सकते हैं? मसल्स के बंडल, वो डले हुए हैं। इतनी बात क्लियर? अब उन मसल्स बंडल को जब हम खींच करके देखेंगे तो उसमें कुछ फाइबर लंबे लंबे पाए जाते हैं ऐसे, तो उनको क्या बोल देंगे? वो मसल्स फाइबर है। और उन मसल्स फाइबर को जब हम देखेंगे अंदर तो उनमें भी क्या होंगे? छोटे छोटे फिलामेंट पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल का ही दूसरा नाम क्या है? मसल सेल। एक मसल सेल जब आप नाम लेते हैं तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मायोफाइब्रिल की। याद जाएगा ऐसे? क्लियर है इतनी चीज? जो मैंने पेरीमाइशियम और एपीमाइशियम, पेरीमाइशियम और एंडोमाइशियम बताया था, वो केवल समझने के लिए ताकि आपको पता चले कि कवरिंग को क्या कहते हैं। बात क्लियर? अंदर की, बाहर की कवरिंग, उसके अंदर की कवरिंग, तो यानी कि फेसिकल की कवरिंग को। अब आप इसको एक बार वैसे समझिए, ये जो आपके फेसिया है मसल्स की, इस फेसिया की कवरिंग को क्या कहा जाएगा? एपीमाइशियम। क्या बोला जाएगा? एपीमाइशियम। ये जो आप फेसिकल देख रहे हैं, फेसिकल की कवरिंग को क्या बोला जाएगा? ये जो फेसिकल है आपकी मसल्स बंडल, अब इनकी कवरिंग को क्या बोला जाएगा? तो इनको आप कहेंगे पेरीमाइशियम। क्या बोला जाएगा? पेरीमाइशियम। और पेरीमाइशियम के अंदर जो आपके डले हुए फाइबर, उनकी कवरिंग को क्या बोला जाएगा? एंडोमाइशियम। बात क्लियर? अब आपको जो समझना है वो समझना है कि ये मसल्स कैसी दिखती हैं। अब इसके एक पार्ट को हमें आपको लेना है और उसको फिर डिटेल में समझना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तभी समझ में आएगा जब आप किसको समझेंगे? मायोफाइब्रिल। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, संकुचन और अनुशीतलन, वो किसके लेवल पर होता है? मायोफाइब्रिल के बेस पर। बात क्लियर? यानी कि एक मसल सेल के। याद रहेगा? अब हम इसका एक थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे अगर इसको मान लीजिए, और उसको डिटेल में देखेंगे। इसका एक पार्ट मान लीजिए हमने इधर ले लिया और इसको समझेंगे तो ऐसे मान लीजिए एक टुकड़ा ले लिया हमने, एक कंपार्टमेंट टाइप का ऐसे, ये एक मान लीजिए, और इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे ये। ठीक, ये टुकड़ा हमने ले लिया। अब इसमें ऐसे आपको देखेंगे डार्क कलर की लाइन दिखेगी, ये इधर एक, इधर डार्क कलर की लाइन मान लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर बराबर इधर, ठीक। और एक मान लीजिए यहाँ कहीं भी कोई भी बना लीजिए, ये यहाँ, ये ऐसे। तो ये जो डार्क कलर की आपको कमर, क्योंकि एक मायोफाइब्रिल पूरी पाइप नहीं है, याद रखिएगा, ये अंदर से क्या होता है, डिस्क के द्वारा कंपार्टमेंट में बटा होता है अंदर ही अंदर। जैसे वो ट्रेन के डिब्बे बाई डिब्बे, एक मान लीजिए एक लंबा पाइप, और पाइप के अंदर ही अंदर क्या कर दिए जाए, बीच में वो डिस्क लगा के उनको बांट दिया जाए कंपार्टमेंट के कंपार्टमेंट। तो बाहर से तो आपको दिखेगा कि एक लंबा पाइप है, लेकिन अंदर से भी वो क्या है, पार्ट्स में बटा हुआ है।
तो ये जो आपको लाइन दिखती है, लाइनिंग ये डार्क कलर की, इन लाइन को क्या कहा जाता है? ये जो आपको बैंड दिखते हैं ये डार्क कलर के, इन बैंड को क्या बोला जाएगा? ये आपके कहलाते हैं जेड, है ना, जेड लाइन कह देते हैं हम इसको, ये जेड लाइन है। तो ये एक जेड लाइन, उसके कुछ दूरी के बाद ये कौन सी, ये दूसरी जेड लाइन, और उसके बाद एक तीसरी जेड लाइन। मतलब कंपार्टमेंट जो है आपका जहां से वो डिवाइड है, उसी आप कह सकते हैं डार्क कलर स्ट्रेटेड को या उस डार्क लाइन को क्या बोल देंगे? जेड लाइन। बात क्लियर है? तो ये जेड लाइन, ये जेड लाइन और आगे एक जेड लाइन, तो करीब प्रत्येक दो जेड लाइन को एक कंपार्टमेंट कहेंगे। भाई ये बटा है इधर से, ये इधर से बटा, एक कंपार्टमेंट जब हम कहेंगे तो ये तो कहेंगे कि एक कंपार्टमेंट ये है, मतलब एक आपका चैम्बर की बात करेंगे तो हम कैसे बताएंगे? दो जेड लाइन के बीच का जो चैम्बर है वही एक कंपार्टमेंट है, और इसी कंपार्टमेंट को हम आप लोग क्या भी कहा जाता है? सार्कोमियर। क्या कहा जाता है? सार्कोमियर। आपसे पूछे सार्कोमियर क्या है तो आप लोग कह देते मसल्स की यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट इसको कह देते, कहते सार्कोमियर। अब सार्कोमियर क्या है? तो जो उस मायोफाइब्रिल या मसल सेल है उसकी दो जेड लाइन यानी कि दो डार्क लाइन के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सार्कोमियर। बात क्लियर? और इस सार्कोमियर को ही क्या कहा जाता है? मसल्स की कौन सी यूनिट? फंक्शनल यूनिट। क्योंकि जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी तो उसके पीछे किसका रोल है? अब आप आगे आप समझेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, वो आपको उसकी मैकेनिज्म आगे बताएंगे। अभी केवल आपको इसी को समझना कि आखिरकार इसमें है क्या क्या। अब समझिएगा, ये डार्क लाइन है ऐसे समझिएगा, और ये डार्क लाइन है, कंपार्टमेंट भी आप कह लीजिए, मान लीजिए ऐसे, ये आपकी कंपार्टमेंट। अब इसके बीच में जब आप देखेंगे तो एक पतली सी क्या पाई जाती है? लाइन, बिल्कुल बीचों बीच। आप ऐसे मान लीजिए, अलग मानकर चलिए इसको ऐसे समझ लीजिए, ये इधर बीच से, ये इसके बीच से, ये इसके बीच से, ठीक। और ऐसे आगे भी होगा जब आप उसका पूरा बनाएंगे तो आगे भी। अब ये केवल इतने से समझ लीजिए। तो ये दो कौन सी लाइन है? जेड लाइन, जो एक कंपार्टमेंट बनाती है, आप कह सकते हैं क्या बनाती है? सार्कोमियर बनाती है। क्लियर है इतना? अब इन सार्कोमियर या दो जेड लाइन के ठीक बीच से एक क्या जाती है? एक पतली सी थिन लाइन जाती है, जिसको हम आप लोग क्या कहते हैं? कौन सी लाइन? एम लाइन। कौन सी लाइन? तो कहां है एम लाइन? दो जेड लाइन के ठीक बीच में, मतलब जो दो डार्क लाइन है उनके ठीक बीच की जो लाइन है पतली सी, उसको क्या बोलते हैं? एम लाइन। जो कैसी है? थिन है, पतली है। और ये कैसी है? ये आप ऐसे कह सकते हैं थोड़ा सा क्या है? थिक है। कैसी है? थिक। तो एक थिन है और दूसरी कैसी है? थिक। मान लीजिए थिक वाली कौन है? जेड। थिन वाली कौन है? एम। और दो जेड के बीच में ही वो एम पाई जाती, तो ये एम हो गई, तो ये भी क्या है? और ये भी क्या है? एम। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई समस्या? एक क्या है, फिर से एक बार रिवाइज करें। एक मायोफाइब्रिल है, जिसको हम आप लोग क्या कह देंगे? मसल सेल। एक मसल सेल्स में क्या पाई जाती है? कुछ आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि लाइन या बैंड, या आप कह सकते हैं बैंड टाइप के या पट्टियां टाइप की पाई जाती हैं, जिनमें कैसी पट्टियां पाई जाती हैं? डार्क कलर की बड़ी बड़ी, जो उस मसल सेल को बीच बीच से कंपार्टमेंट में क्या करती है? बांटती है, विभाजित करती है। आप ऐसे समझ लीजिए, उस प्रत्येक कंपार्टमेंट बनाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? जेड लाइन। तो उस एक सेल में कई क्या होंगी? जेड लाइन है, जो उसको पार्ट में बांटे होंगी। तो ये जो जेड लाइन है, ये ऐसी जो दो जेड लाइन जब आप मिला देते हैं तो दो जेड लाइन का जो आपका स्ट्रक्चर है उसी को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। क्लियर है? अब यहां से आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए, इस सार्कोमियर के, एक सार्कोमियर के बीच में एक कौन सी लाइन है? एम लाइन। बात क्लियर है? अब इस एम लाइन को हम आप थिन लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बारीक होती है, पतली होती है। इसको थिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उसकी अपेक्षा क्या है? थोड़ा मोटी है। इतनी बात क्लियर? अब इसी में आपको समझना है कि इन्हीं मसल थिक और ये जो थिन बैंड आपने देखी, ये जो लाइनें देखी,
इन्हीं लाइनों के बीच बीच में क्या पाई जाती है? प्रोटीन्स। याद रखिएगा, क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन्स पाई जाती हैं ऐसे। ये इनमें थिक लाइन में पाई जाएंगे, यानी जेड लाइन में ऐसे, और ये इस प्रकार से ऐसे इधर भी होंगी। और यहाँ ये जो आपने थिन बनाई थी, इनमें भी आपकी ऐसी मसल प्रोटीन पाई जाएंगी। ये प्रोटीन ऐसे मान लीजिए, ऐसे बना लीजिए ये, तो इनमें भी ऐसे बनाइए कुछ इस टाइप की, ये ऐसी इनमें भी होगी, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर समझ लीजिए ये। ठीक, ये आपके। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो थिक लाइन है, इसमें जो प्रोटीन है वो थोड़ा किस कलर की है? वो मोटी है और डार्क टाइप की है ऐसे। अब मैं एक को कर दे रहा हूँ उसको कलर, आप उसी से समझ लीजिएगा, ये सब ऐसे ही होंगी। तो ये इस प्रकार से मोटी सी थिक सी दिखेगी, प्रोटीन की बनी हुई, ये इस प्रकार से ये। तो ये आप देखेंगे जब, तो ये आपको ज्यादा डार्क दिखेंगे, और ये क्या देखेंगी? ये कम डार्क दिखेंगी। यहाँ पे भी होंगी, आप ये नहीं सोचना कि बीचों बीच है, तो यहाँ पे भी होंगी, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे ये आप बना लीजिए, ये। तो ये सब क्या है? ये डार्क है, ये सब डार्क होंगे। तो आप देखेंगे इसमें दो प्रकार की प्रोटीन्स दिख रही हैं आपको। कैसी? एक जो डार्क लाइन पर है, और एक जो किस पर? जो थिन लाइन थी, आप कह सकते हैं जो पतली लाइन थी उस पर, जिसको आपने क्या बोला था? एम, और इसको क्या बोला था? जेड। तो एक एम लाइन पर प्रोटीन की पट्टियां हैं, और कुछ किस पर है? जेड। जेड लाइन की जो प्रोटीन की पट्टियां हैं वो क्या है? मोटी, क्योंकि वहां पर प्रोटीन ज्यादा मात्रा में अमाउंट में जमा होता है। बात क्लियर? जो एम लाइन में प्रोटीन की पट्टियां हैं वो थोड़ा उसकी अपेक्षा क्या है? कम है, इसलिए वो पतली दिखाई देती है। इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या की थी? जो जेड लाइन थी उनमें मोटी मोटी आप कह सकते प्रोटीन जम गई, तो मोटी पट्टियां दिखने लगी, और जो एम लाइन थी उनमें क्या दिखी? पतली पतली प्रोटीन जमा थी, तो पतली पतली पट्टियां दिखी। तैयार हो जाएगा? आप समझिए, ये जो आपकी पट्टियां थी इनको आप समझ गए होंगे। तो ये जो आपकी प्रोटीन का ये हिस्सा है, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? थिक प्रोटीन। ठीक, और इनको क्या बोलेंगे? थिन प्रोटीन। आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो आपकी थिक प्रोटीन है, इनको नाम दिया जाता है। जितने एरिया में ये थिक है, इनकी पूरी इस मोटाई को, जितने में ये मोटाई के वजह से समझना है, इनको कहा जाता है कौन सा बैंड? कौन सा बैंड? ए बैंड। किसको कहा जाएगा? ए बैंड। ये जो मोटी, ये जो डार्क कलर की आप प्रोटीन देख रहे हैं ना, जितने भाग, जैसे मैं इसको एक अलग से अगर आपको बता दूं, तो ये जैसे पट्टी है डार्क कलर की, और उस पर एक ये जो आपकी लगी हुई है प्रोटीन, इस प्रोटीन में जितने एरिया में ये कवर किए हैं, इस पूरे एरिया को कौन सा बैंड बोलेंगे? ये ए बैंड है। इतनी बात क्लियर? अब जब ये ए बैंड है, तो इसके बीच में आप देखेंगे तो ये ए आपका ए है, और ये वाला भी इधर पे क्या है? ए। उनके बीच का ये जो एरिया है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक, इस बैंड को क्या बोलेंगे? ये आई बैंड। तो ये कौन बना रहा है? ये किसका भाग है? जैसे हम इसको बना दें कि ये ऐसे पूरा एरिया कवर किए इतना, तो इतना पार्ट कौन सा बैंड है? ए बैंड है। तो अब आप कहेंगे सर जितना ये कवर करेगी तो ये कौन सा बैंड कहलाएगा? आई बैंड। लेकिन ऐसा नहीं है, यहीं पर आपको समझना है चीज, वहीं गलत हो जाता है। आपने कहा जितने में ये डार्क मोटी मोटी प्रोटीन है, ये कौन सा है? ए बैंड है। तो आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है, जो पतली वाली है वो क्या बनाती होगी? वो आई बैंड। लेकिन समझना इधर ये है कि यहां आप देखेंगे तो ये, एक मिनट,